समय। यस सर। शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में है डॉक्टर अमनप्रीत सिंह छाबरा। वे एलआर शाही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में अभ्यास प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजी कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर छाबरा ने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जयपुर और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी के रूप में कार्य किया है। आज डॉक्टर छाबरा हमें एलेंस की नोट्स का अध्ययन कैसे करें, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका को अभ्यास के चिकित्सा के साथ एकीकृत करने का विषय पर हम अपना विचार साझा करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं सर। अभी पीपीटी विजिबल है? हाँ, पीपीटी विजिबल है जी। जी सर, ओके ओके। सो माय टॉपिक इज हाउ टू स्टडी एलेंस की नोट इंटीग्रेशन लेकिन ऑफ ये होम्योपैथिक। बहुत ही छोटा सा आया है पूरा। आपने कैसे शेयर किया है? छोटा आ रहा अब है। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। अच्छा, एक अभी मिनट ठीक है, देखिए। हाँ। हाँ, अब ठीक हो गया, अभी ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक। So, my topic is how to study Allen's keynote, integration of homeopathic materia medica with practice of medicine. So, मेरा टॉपिक कुछ ऐसा नया नहीं है, बट हाँ, जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, जो हमारे गुरुओं ने हमें पढ़ाया, वही चीज़ मैं आगे आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। सो हम बात करेंगे एलेंस कीनोट की और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और इनका इंटीग्रेशन। क्योंकि मेट्रिया मेडिका हम पढ़ लेते हैं, मेट्रिया मेडिका में हम मेडिसिन पढ़ते हैं, उनके सिम्टम्स पढ़ते हैं, बट हम उसको हमारे जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, मेनली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, हम इनके साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। अगर हम इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे तो मेट्रिया मेडिका भी इजी सब्जेक्ट हो जाएगा एंड इवन हमारे प्रैक्टिस में भी ये चीज़ हमारे को बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम एलेंस की नोट की बात कर लेते हैं। एलेंस की नोट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली रेड मेटेरिया मेडिका। मेटेरिया मेडिका हमारे पास बहुत बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी हैं, बाहर के ऑथर्स ने लिखी हैं, इंडियन ऑथर्स ने लिखी हैं, इवन नॉट इन ओनली इन इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज, बट बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिखी हुई है मेटेरिया मेडिका। बट एलेंस की नोट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेटेरिया मेडिका है। इवन जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में एलेंस की नोट के ही ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम एलेंस की नोट ही यूज करी जा रही है। उसके अलावा फिर हमारे पास में बहुत सारी मेटेरिया मेडिका है, हमारे को अलग अलग टाइप्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे एलेंस की नोट इज वन ऑफ द की नोट मेटेरिया मेडिका। इसके अलावा हमारे पास बोरिक मेटेरिया मेडिका है, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम है, मेटेरिया मेडिका प्योरा है। ठीक है, तो हम एलेंस की नोट की बेसिकली बात करेंगे। द रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी बीइंग इट्स प्रिसाइजनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। सो एलन सर ने भी अपने से पहले जो उनके इस बुक लिखने से पहले जो मेटेरिया मेडिका थी उनको स्टडी किया। उसके अलावा जो उन्होंने प्रैक्टिस करी, तो उससे जो उन्होंने निचोड़ निकाला, वो निचोड़ है एक्चुअली एलेंस की नोट। वो उन्होंने समराइज किया है। उन्होंने ये देखा है कि मेडिसिन में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, कुछ की नोट सिम्टम्स होते हैं जो अगर पेशेंट में मिल रहे हैं तो हम बेझिझक वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। Dr. Allen has presented the keynote symptoms of 188 of the more commonly used remedies on a style that is very easy to read and comprehend. So, Dr. Allen ने टोटल में जो है उसमें से 188 मेडिसिन, हालांकि अभी इस टाइम पे हमारे पास 5000 6000 मेडिसिन हैं, बट उस समय जब डॉक्टर एलन ने लिखा उन्होंने 188 मेडिसिन के की नोट सिम्टम्स को डिस्क्राइब किया है, इजी करने की कोशिश की है, इजीली वो हम समझ सकें, इजीली पढ़ सकें, इस तरीके से उन्होंने लिखने की कोशिश की है उसको। He has used italics and bold print to emphasize the weighting of the symptoms and has included a section on the bowel nosodes and a section on imponderables and nosodes.
सो हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, सब लोग एलेंस की नोट पढ़ रहे हैं, उन्होंने नोटिस भी किया है, पढ़ाया भी गया है, देखा ही है। तो वही चीजें हम एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं। एलेंस की नोट में हर मेडिसिन में कहीं ना कहीं डॉक्टर एलन ने जगह जगह पे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको बोल्ड में लिखा हुआ है, या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको इटैलिक्स में भी लिखा हुआ है। हर सिम्टम बोल्ड या इटैलिक्स नहीं है, बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम है जो कि हालांकि सब सिम्टम्स जो है वो की नोट सिम्टम्स है, बट इन सिम्टम्स को जो कि बोल्ड में है या इटैलिक्स में है, उनका वेटेज और ज्यादा है। मतलब इन जनरल जो सिम्टम्स दिए हुए हैं उनसे भी ज्यादा वेटेज है। इसके अलावा एलन सर ने बावल नोजोट्स को ऐड किया है। बावल नोजोट्स हालांकि बहुत कम यूज कर रहे हैं लोग, या बहुत कम यूज होता है, बहुत कम लोग उसका यूज कर रहे हैं, और जो लोग यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। हमने भी, हमारे को बहुत कम पढ़ाया गया था यूजी के टाइम पे, बट डॉक्टर चतुर्भुज नायक सर हैं, अगर आप लोग जानते हो, इज एक्स डीजी ऑफ सीसीआरएच। तो वो हमारी क्लासेस लेते थे पीजी में, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिनकी सीसीआरएच में एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च सेलेक्ट हुई थी। उन्होंने सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिसिस के ऊपर बावेल नोजोट्स को यूज किया, और उन्होंने उस टाइम हमारे को पीजी में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बावेल नोजोट्स को पढ़ाया। इसके अलावा डॉक्टर एलन ने इम्पॉन्ड्रिबिलिया जो मेडिसिन है, कुछ इम्पॉन्ड्रिबल्स को भी ऐड किया है, और नोजोड्स को भी ऐड किया है, सोरायनम, मेडोरिनम, इनको भी ऐड किया है। A classic of homeopathic literature, Allen's keynote is one of the simplest books in homeopathy, yet one of the most complicated ones, as most people don't know how to use it. सिंपल बुक है, बट स्टिल थोड़ी सी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे को अगर यूज करनी नहीं आती है तो हम उसको नहीं समझ पा रहे कि हमें एक्चुअली में बुक को यूज कैसे करना है, उसको एसिमुलेट कैसे करना है। जैसे डॉक्टर कैंट भी बोलते थे कि हमारे को सिम्टम्स रट लेना ही जरूरी नहीं है, हमें सिम्टम्स बस याद हो गए क्या उसी में प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं। बट हमारे को उनको सिम्टम्स को समझना, उसको कॉम्प्रहेंड करना, उसको कोरिलेट करना पेशेंट से, उसको कोरिलेट करना प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे मेडिसिन को। तो सबसे पहले हम एब्रोटेनम देख रहे हैं। एब्रोटेनम, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, जो अब एलेंस की नोट आती है, वो एक्चुअली में ओरिजिनल एलेंस की नोट नहीं है। एलेंस की नोट को हालांकि क्योंकि अब की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करी गई, जो अब अभी आप लोगों के हाथ में जो एक रेड कलर की बुक होगी, हालांकि जो मैंने स्टार्टिंग में फोटो लगाई थी, ये वाली जो फोटो लगाई थी, की नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विद कंपैरिजंस ऑफ सम ऑफ द लीडिंग रेमेडीज ऑफ द मैथमेटिका विद बावल नोजोट्स, ये जो है 8th एडिशन एचसी एलन का, ये ओरिजिनल एलेंस की नोट है जो एचसी एलन सर ने खुद से लिखी थी, जो कि ये वाला पैटर्न है जो अभी आप देख रहे हो। ठीक है, में लिखा हुआ है, कुछ सोच समझ के कुछ इस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक एक पैराग्राफ मोड में लिखा है। उसके अलावा इसमें आगे रिलेशंस, आगे एग्रावेशन, एम्लियोरेशन, ये सब दिया हुआ है। बट अभी जो हम प्रेजेंट एलेंस की नोट देख रहे हैं ना, उस एलेंस की नोट में थोड़ा इजी करने की कोशिश करिए, बट उस इजी करने में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के सिम्टम हैं, या फिर जीआईटी के सिम्टम हैं, माउथ से रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, तो ऐसे डिवाइड कर दिया है उनको। बट ओरिजिनल एलेंस की नोट इज दिस जो आप देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले ऊपर मेडिसिन का नाम लिखा होता है, मेडिसिन के नाम के नीचे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लिखा है कॉमन नेम। कॉमन नेम लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले मेडिसिन के जस्ट नीचे कॉमन नेम लिखा होता है। जैसे एब्रोटेनम का लिखा हुआ है सदर्न वुड। ऐसे ही जब हम राइट हैंड साइड देखेंगे, ब्रैकेट में उसकी फैमिली लिखी है। एब्रोटेनम बेसिकली प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, सो कंपोजिटिव फैमिली। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बात करी, कॉमन नेम लिखा हुआ है, सॉरी, एंड राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट में फैमिली लिखी हुई है। तो सब ऑलमोस्ट प्लांट किंगडम की इसी तरीके से है। और फिर अलग अलग किंगडम की हम बात करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, उसका कॉमन नेम क्या है, या वो किसी फैमिली से बिलोंग करता है, या उसका कॉमन नेम जो लिखा हुआ है वो कोई केमिकल है तो उस केमिकल के कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, तो वैसे लिखे हुए हैं। जैसे अभी कुछ एग्जांपल आगे आएंगे तो हम धीरे धीरे उसमें भी समझेंगे। एक चीज एलेंस की नोट में जो हम सबको क्लियर होनी चाहिए वो ये है, जैसे मेडोरिनम दी हुई है मेडिसिन,
सो मेडोनिनम में नीचे लिखा हुआ है द गोनोरियल वायरस, द गोनोरियल वायरस। तो हमने कॉमन नेम की बात करी, तो इस वजह से इसका कॉमन नेम हो गया द गोनोरियल वायरस, एंड इट इज अ नोजोड। ये किसी ऐसे फैमिली से नहीं बिलोंग करता। बट इसमें एक इशू ये है कि मेडोराइनम जो है वो एक्चुअली में वायरस नहीं है। ठीक है, मेडोरेनम हो गया, सोरायनम में भी वायरस लिखा हुआ है, ये वायरस नहीं है। हालांकि हम जब हम बोरिक में या फिर जैसे मैंने इसको क्लार्क से भी रेफर करने की कोशिश करी तो वहां पे भी वर्ड वायरस यूज किया है, बट दे आर बेसिकली नॉट द वायरस। ये मेडोराइनम जो है वो डिस्चार्ज से बनती है। जैसे हम बात करेंगे यूरेथ्रल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेशेंट्स हैविंग एस्टेब्लिश्ड एक्यूट गोनोरिया। सो गोनोरिया इज अ डिजीज, गोनोरिया डिजीज है जो नाइजीरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया है जिससे हो रही है। उस डिजीज में मेन जो सिम्टम है वो है यूरेथ्रल डिस्चार्ज। उस यूरेथ्रल डिस्चार्ज से ये मेडिसिन बनाई जा रही है। जो नीचे आप लाइन देख रहे हैं जो मेनली सोर्स की है, ये एचपीआई से लिया हुआ है, जो हम अपनी होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है उसमें जो बेसिकली मेडोरेनम में सोर्स बन रही है, ये वो लाइन लिखी हुई है। बट हमारी एलेंस की नोट्स नहीं है, तो ये एक इशू है जो, क्योंकि उस टाइम लिखा हुआ आ रहा है, उस टाइम एक्चुअली क्या था कि कैरेक्टराइज नहीं था कि बैक्टीरिया अलग है, वायरस अलग है और प्रोटोजोआ अलग है। तो उस टाइम एक कॉमन टर्म दे दी गई और सबको वायरस लिख दिया गया। तो वो थोड़ा सा एक्चुअली वो वायरस लिखा हुआ ही आ रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया अभी तक, बट एक्चुअली में इट इज नॉट अ वायरस। ठीक है, सो सोर्स इज बेसिकली जो पेशेंट को गनोरिया हुआ है वो एक बैक्टीरिया से है, नाइजीरिया गनोरिया बैक्टीरिया है, उससे हुआ है, तो उसके यूरेथ्रल डिस्चार्ज से बन रहा है। तो ये चीज हमें क्लियर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे एब्रोटेनम में आगे हम एग्जांपल ले रहे हैं मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। ब्रैकेट में दिया हुआ है आयोडम, सेनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम। तो ये कई जगह हमें मेडिसिन में मिलेगा जहां पे उस मेडिसिन में जो सिम्टम है वो तो लिखा हुआ ही है। जैसे मेरेस्मस है चिल्ड्रन का, उसे मार्क डिमेसिएशन है, स्पेशली लेग्स का हो रहा है, तो ये एब्रोटेनम में तो है ही। साथ में ब्रैकेट में जो मेडिसिन दी हुई है जैसे आयोडम, सेनिकुला, ट्यूबरकुलिनम, मतलब ये उनका भी सिम्टम है। हमारे साथ यही है, हम कंपैरेटिव मेडिका की बात करते हैं तो वहां पे ये है कि एक सिम्टम हो सकता है एक से ज्यादा मेडिसिन में हो। तो जब भी हमारे पास पेशेंट लेके आता है वो एक सिम्टम बता रहे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम सिम्टम्स हैं जो एक पर्टिकुलर सिम्टम सिर्फ एक ही मेडिसिन में मिलता है। जैसे आप मैं एक और सिम्टम आपके साथ डिस्कस करूं, जैसे कि एक सिम्टम है पेशेंट पासेस स्टूल ओनली ओनली वाइल स्टैंडिंग, ओनली वाइल स्टैंडिंग। सो ओनली वाइल स्टैंडिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो ये किसी और मेडिसिन में नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही, आप चाहे मटेरिया मेडिका में देखो, आप चाहे रेपर्टरी में देखो, सिंगल मेडिसिन है इसकी, कॉस्टिकम। सिर्फ कॉस्टिकम में दिया हुआ है। ठीक है, बट बहुत सारे सिम्टम ऐसे हैं जो एक से ज्यादा मेडिसिन में मिलेंगे, तो ये हमारे को ब्रैकेट में जैसे दिया होता है। सो ब्रैकेट में वो मेडिसिन लिखी हुई हैं जिनमें वो सिम्टम भी मिल रहा है जो इस मेडिसिन में भी है। जैसे मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स, तो ये एब्रोटेनम में भी है, आयोडम में भी है, सेनिकुला में भी और ट्यूबरकुलिनम में भी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ऐसा जरूरी नहीं है, हम बोल रहे हैं कि लेग्स का इमेसिएशन है जो आयोडम में भी मिल रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे आयोडम में भी ये सिम्टम ऐसा लिखा हो कि इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स, या सेनिकुला में भी लिखा हुआ है या ट्यूबरकुलम में भी लिखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी में नीचे हम पांचवी लाइन में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। पेशेंट को इतनी भूख लग रही है, इतना वो खाता है, इतना ज्यादा खा रहा है, फिर भी अच्छा खाते हुए भी उसके शरीर में से जो मांस है वो खत्म होता जा रहा है। जबकि एक मांस बनना चाहिए जब वो खा रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है या उससे भी एक्सेस ले रहा है, तो फैट जमा होना चाहिए, मसल बननी चाहिए, बट वो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा खाते पीते भी उसका फ्लैश लूज हो रहा है, उसका मांस खत्म हो जा रहा है। तो ये एब्रोटेनम में भी है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है आयोडम, नेट्रम म्योर, सेनिकुला, ट्यूबरकुलम। तो ये इन पांचों मेडिसिन में। बट एक चीज ध्यान में देने वाली ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी जो मेडिसिन ब्रैकेट में लिखी है उनमें भी वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये सेम सिम्टम लिखा होगा। बट जब हम केस लेंगे तो हमें ये मेडिसिन को भी कंसिडर करना है कि आयोडम भी हो सकता है ये पेशेंट, नेट्रम म्योर भी हो सकता है ये पेशेंट,
ट्यूबरकुलम भी हो सकता है ये पेशेंट। फिर आगे जब हम उससे और हिस्ट्री लेंगे, उससे और केस टेकिंग करेंगे, तो हमारे को सिम्टम नजर आएंगे, हम उस हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज कंपेरेटिव मैटर मेडिका, कि पेशेंट को एब्रोटेनम देनी है, कि आयोडम देनी है, नेट्रम्योर देना है, सेनिक्ला देना है, या ट्यूबरकुलम देना है। तो जैसे अब एक हम छोटा सा एग्जांपल इसी में ले लें कि पेशेंट हॉट पेशेंट है, सेम सिम्टम विद अ हॉट पेशेंट, इट मे बी आयोडम। सेम सिम्टम विद अ पेशेंट जो नमक बहुत लेता है। जब 4 जने बैठ रहे हैं खाना खाने, सब लोग एक सब्जी खा रहे हैं, बट किसी को नमक की जरूरत नहीं पड़ रही, उसमें से एक ऊपर से और नमक डाल रहा है। सो दैट इज क्रेविंग, वो क्रेविंग है सॉल्ट की, ज्यादा सॉल्ट लेता है, हमेशा ऐसा हो रहा है, उसको सॉल्ट ज्यादा खाना है, डाइट में सॉल्ट ज्यादा ले रहा है, तो इट कैन बी अ नेट्रम्योर पेशेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके आगे एक सिम्टम है, द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। मतलब ये सिम्टम जो है ये एब्रोटेनम में है, कि स्किन फ्लैबी है, और फ्लैबी है कैसी, कि वो फोल्ड्स में लटक जा रही है, हैंग्स लूज इन फोल्ड्स, जैसे बूढ़े लोग होते हैं। एब्रोटेनम बेसिकली जो है वो एक ऐसा ही बच्चा है जो ओल्ड लुकिंग है, ओल्ड लुकिंग चाइल्ड है। जैसे जो बूढ़ों में होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ में क्या है, ग्रोथ हार्मोन वगैरह कम हो रहे हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती जा रही है, किसकी, स्किन की इलास्टिसिटी ज्यादा होती जा रही है, तो वो लूज फोल्ड्स में लटक रही है। तो वैसे ही एब्रोटेनम के बच्चे में भी हो रही है। सो आगे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ऑफ नेक नेट्रम्योर एंड सेनिकुला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली, पूरी एलेंस की नोट में जगह जगह ये चीज आएगी। अभी मैं आपको 2-4 एग्जांपल और इसके दूंगा, जिससे कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि बाकी चीजें हम एक बार के लिए फिर भी समझ लेते हैं, पॉइंट हमारे लिए एक थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, हम इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये पॉइंट क्या है, ब्रैकेट में ऑफ नेक नेट्रम्योर एंड सेनिकुला, मतलब नेट्रम्योर सेनिकुला में भी स्किन फ्लैबी है, लूज करिए फोल्ड में, बट कहाँ की, इस नेक की। तो जब भी ब्रैकेट में कोई सिम्टम लिखा होता है और उसके बाद मेडिसिन दी होती है, मतलब वो सिम्टम उस मेडिसिन का है। यानी कि नेक की जो मसल है, वो जो सॉरी जो स्किन है जो फोल्ड में लटक रही है, वो नेट्रम में और सेनिकुलम में, एब्रोटेनम में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही एक और एग्जांपल हम एकोनाइटम नेपेलस से लेते हैं। एकोनाइटम नेपेलस में एक सिम्टम है, दैट इज म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक्स हर सैड। पेशेंट को बेसिकली ये फीमेल से रिलेट करता है, बट इन जनरल मेल में भी हो सकता है। म्यूजिक इज अनबियरेबल, मतलब बियर नहीं कर पा रही, सुन नहीं पाती है। म्यूजिक कैसा भी बज रहा हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बट इन जनरल म्यूजिक की बात करिए कि वो उस म्यूजिक को सहन नहीं कर पा रही, उससे क्या हो रहा है, मेक्स हर सैड, तो दुखी हो जा रही है। म्यूजिक कैसा है इसकी बात नहीं करी हमने, रोमांटिक म्यूजिक है या फिर बहुत डीजे टाइप म्यूजिक है, कैसा है इसकी बात नहीं करी, इन जनरल कह रहे हैं कि म्यूजिक वो सुन नहीं पा रही है, वो उसको नहीं कर पा रही, सैडनेस हो रही है, दुखी है। तो ब्रेक आप देखो मेडिसिन भी ऐसे भी सब आएगा, सब आएगा, मतलब ये सेम सिम्टम सब म्यूजिक भी है, उससे आगे के बाद लिखा है डिमेंसिस, और उसके आगे लिखा है NAT.C. सिम्टम लिखिए। तो यानी कि जैसा हमने पहले बात करी कि जो मेडिसिन जो सिम्टम लिखा है, वो नेक्स्ट जो मेडिसिन लिखी है उसमें, यानी कि ड्यूरिंग मेंसेस में अगर म्यूजिक अनबियरेबल है और उससे उसको सैडनेस हो रही है, तो ये सिम्टम जो है वो नेट्रम कार्ब का है, ये सबाइना का नहीं है, ये एकोनाइटम नेपेलस में नहीं है, ये नेट्रम कार्ब का सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एकोनाइटम नेपेलस का ही लेते हैं, जिसमें लिखा है कफ, क्राउप, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग, ऑन एक्सपीरेशन। ऑन एक्सपीरेशन मतलब सांस छोड़ने में खांसी हो रही है, इस चीज को समझिएगा, सांस छोड़ने में खांसी हो रही है। मेडिसिन इज एकोनाइटम नेपेलस, ब्रैकेट में लिखा है कॉस्टिकम। सो कॉस्टिकम में भी सेम चीज हो रही है, मींस ऑन एक्सपीरेशन, ऑन एक्सपिरेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज इसी अपन स्लाइड से समझते हैं कि जैसे विस्लिंग के बाद में सेमी कॉलन आ गया,
आपको अगर दिख रहा है विस्लिंग के बाद में सेमी कॉलन आ गया, सेमी कॉलन के बाद में लिखा हुआ है ऑन एक्सपीरेशन। मतलब कॉस्टिकम में इतना सिम्टम है, ऑन एक्सपीरेशन, कफ ऑन एक्सपीरेशन। कॉस्टिकम में क्या है? कफ ऑन एक्सपीरेशन, सांस छोड़ने पे खांसी बढ़ रही है, तो ये कॉस्टिकम का सिम्टम है। और एकोनाइट नेपलस में तो खैर लिखा ही है, तो ये पूरा सिम्टम एकोनाइट नेपलस का है। उसके आगे फिर लिखा है कॉस्टिकम के आगे ऑन इनहेलेशन, कॉमा के बाद लिखा है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया टोस्टा इज अ मेडिसिन जिसमें कफ ऑन इनहेलेशन है, मतलब जब पेशेंट सांस ले रही है उस टाइम, या पेशेंट जब सांस ले रहा है उस टाइम उसका कफ एग्रावेट हो रहा है। सो स्पॉन्जिया में ऑन इनहेलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं एनाकार्डियम का। एनाकार्डियम ओरिएंटल इज अ मेडिसिन। इसमें सिम्टम है इररेजिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर। कर्स एंड स्वेयर मतलब कसम खाने की, किसी को कर्स करने की, इसकी बहुत बहुत इररेजिस्टिबल डिजायर एक होती है, पेशेंट रेजिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ये मेडिसिन हमारे को एनाकार्डियम के अलावा लेग कैन में मिलेगा। लेग कैन मेडिसिन दी हुई है। LIL लीलियम टिक दी हुई है, सो लीलियम टिक में मिलेगा। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड दी हुई है, तो नाइट्रिक एसिड में भी मिलेगा। बट इसके आगे लिखा हुआ है bonds to pre-continually, कॉमा स्टमनियम। मतलब ये एनाकार्डियम में या लेग में, लीलियम टिक में, नाइट्रिक एसिड में नहीं है जो है, मतलब वांट्स टू प्रे कंटिन्यूअली, दिस इज चेंज। वहां पे कर्स एंड स्वेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट कंटिन्यूसली प्रे करना चाहता है, कंटिन्यूसली वो पूजा पाठ में लगा हुआ है, पूजा पाठ ही करना चाहता है, दैट इज स्टमोनियम। स्टमोनियम यहाँ पे कर्स और स्वेयर नहीं है, यहाँ पे कर्स और स्वेयर नहीं है स्टमोनियम में। स्टमोनियम में है प्रे कंटिन्यूअली, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे सिम्टम्स जो बोल्ड में दिए हुए हैं या इटैलिक्स में दिए हुए हैं, एक्चुअली ये मैंने PDF से लिया है, तो PDF में जो बोल्ड है उसको रेड से किया हुआ है। आपको रेड भी दिख रहा होगा, बोल्ड पर है। तो फीवर है, फीवर के बाद में सेमी कॉलन लगा हुआ, उसके बाद में स्किन ड्राई एंड हॉट। सो स्किन ड्राई एंड हॉट इज विच इज रिटन इन द बोल्ड, जो बोल्ड में लिखा हुआ है कि पेशेंट की, एकोनाइट के पेशेंट की, हेलो, हाँ, सो एकोनाइटम नेफिलिस की हम बात कर रहे थे कि जहां पे फीवर, सो फीवर सिंपल में लिखा हुआ है, सो फीवर, उसके बाद में आगे सेमी कोलन के बाद लिखा है स्किन ड्राई एंड हॉट। मतलब ये बोल्ड में लिखा हुआ है क्योंकि ये PDF है, इसलिए उसमें रेड और बोल्ड लिखा हुआ है। आगे लिखा है फेस रेड और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, मतलब फेस रेड भी हो सकता है या रेड पेल अल्टरनेटली हो सकता है, कभी रेड हो रहा है कभी पेल हो रहा है। आगे सेमी कॉलन के बाद में ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, जो इसमें ब्राउन इटैलिक्स है वो बेसिकली आपकी बुक में इटैलिक्स में होगा। बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। पेशेंट को इतनी भयंकर प्यास लग रही है, और कैसी प्यास लग रही है? ठंडे पानी की, ठंडे पानी की और खूब सारा पीने की, लार्ज क्वांटिटीज ठंडा पानी, बहुत सारा ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है फीवर के टाइम। उसी के आगे फिर सेमीकोलन में लिखा हुआ है, सेमीकोलन के बाद इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट इन एगोनी। मतलब ये बोल्ड में है, अगेन ये बोल्ड में है, इसमें क्या है? नर्वस रेस्टलेसनेस पेशेंट की बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, मतलब वो पछता रहा है, ऐसे करवट बदलता रहता है, परेशान हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए एक और अपन चीज यहाँ पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख रहे हैं सोरायनम में। अगेन देखिए यहाँ पे भी लिखा है प्रोडक्ट ऑफ सोरा नोजोड। सो सोरायनम में लिखा है सिक बेबीज विल नॉट स्लीप डे और नाइट बट वरी फ्रेट क्राई। मतलब बच्चा जब बीमार होता है, छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं तो वो विल नॉट स्लीप डे और नाइट, दिन रात सो नहीं रहे हैं और रोते रहते हैं, बहुत रोते रहते हैं। सो ये एक मेडिसिन में और दिया हुआ है, दैट इज JALAP, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, जलापा, मेडिसिन इज जलापा। अच्छा, जलापा एलेंस की नोट में दी हुई, आप जब एलेंस की नोट पढ़ेंगे तो उसमें जलापा नहीं है, वो 188 मेडिसिन में नहीं है। जलापा पढ़ने के लिए आपको बोरिक मेट्रियामेडिका रेफर करनी पड़ेगी। सो जलापा बेसिकली बोरिक मेट्रियामेडिका में। इसी के आगे लिखा है चाइल्ड इज गुड, प्लेज ऑल डे, मतलब बच्चा अच्छा रहता है, दिन भर अच्छा रहता है, रेस्टलेस है, ट्रबलसम स्क्रीमिंग ऑल नाइट। सोरायनम की बात कर रहे हैं
कि बच्चा दिन भर बहुत अच्छा रहता है, रात के टाइम वो परेशान करता है, स्क्रीमिंग ऑल नाइट। रात के टाइम बच्चा बहुत ज्यादा परेशान करता है, रात भर चिल्लाता रहता है। सो इसमें ब्रैकेट में लिखा है रिवर्स ऑफ लाइकोपोडियम। रिवर्स ऑफ लाइकोपोडियम मतलब कि लाइकोपोडियम में उल्टा होगा, मतलब दिन भर वो अच्छा रहेगा और सॉरी, रात भर वो अच्छा रहेगा और दिन के टाइम वो परेशान करेगा। तो चलिए हम लाइकोपोडियम में इस चीज को देखते हैं। लाइकोपोडियम में भी ये चीज लिखी हुई है, जहां हम रिवर्स की बात करते हैं वो रिवर्स इसमें लिखा है। बेबी क्राइज ऑल डे, दिन भर रोता रहता है। बेबी क्राइज ऑल डे, दिन भर रोता रहता है। स्लीप ऑल ऑल नाइट, रात को बच्चा अच्छे से सो जा रहा है। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए, रिवर्स ऑफ जलापा और सोरायनम। रिवर्स ऑफ जलापा और सोरायनम। तो सोरायनम में क्या है कि सोरायनम का बच्चा जो है वो दिन भर क्या कर रहा है, मस्त है, अपना खेल रहा है, कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं लाइकोपोडियम का बच्चा जो है वो दिन भर रो रहा है। वहीं सोरायनम का बच्चा रात को परेशान करता है, रात को रोता है, जबकि लाइकोपोडियम का बच्चा रात को सही है। तो जलापा सोरायनम में एक जैसा सिम्टम है कि रात को ज्यादा परेशान कर रहा है। जलापा बेसिकली कॉलिक की मेडिसिन है, जो बच्चों में 6 महीने तक के बच्चों में कॉलिक बहुत ज्यादा होता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, कॉलिक बहुत ज्यादा होता है। आजकल आप देखो तो एलोपैथिक जब हम बात करते हैं तो वो लोग कॉलिक्विट नाम की एक मेडिसिन देते हैं कि आप जब भी बच्चा रोए तो उसको दे ही दो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्राइंग का कॉज कहीं ना कहीं वो कॉलिक है। ठीक है, सो कॉलिक की अपने यहाँ पे जलापा इज अ वेरी गुड मेडिसिन। और हम सोरायनम और लाइकोपोडियम भी सोच सकते हैं अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एग्रावेशन एमलियोरेशन। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत जगह, हालांकि हर मेडिसिन में एग्रावेशन एमलियोरेशन के सेक्शन मेडिसिन की लास्ट में दिए हुए हैं, और बट वो जनरल मोडेलिटीज हैं। जो एग्रावेशन एमलियोरेशन जनरल मोडेलिटीज है, हालांकि किसी पर्टिकुलर सिम्टम में होगा तो वहाँ सिम्टम भी लिखा हुआ होगा अलग से। बट हम जब मेडिसिन पढ़ेंगे तो हर मेडिसिन में नहीं मिलेगा आपको, बट ये एग्जांपल भी सोरानम का है। हर मेडिसिन में नहीं मिलेगा, बट कई मेडिसिन में आपको ये चीज है कि उस मेडिसिन में ही, रनिंग जो मेडिसिन लिखी हुई है उसी में कोई सिम्टम में स्पेशली एग्रावेशन एमलियोरेशन लिखा हुआ है। जैसे कि ये भी सोरानम में ही है कि अस्थमा डिस्निया, पेशेंट को अस्थमा है, डिस्निया है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एग्रावेशन। अब ये अपने एग्रावेशन का साइन कैसा है और एम्बुलेशन का साइन ऐसा है, हम जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है। जब जो आगे लिखा होता है वर्ड अगर उसकी तरफ ओपन हो रहा है तो एग्रावेशन है। सो एग्रावेशन इन ओपन एयर, ओपन एयर में एग्रावेशन है तो सोरायनम इज द मेडिसिन। ठीक है। देन नीचे लिखा हुआ है एमलियोरेशन लाइंग डाउन। तो ये सिम्टम जो है, जो बाहर की तरफ ओपन हो रहा है साइन, ये जो साइन है ये एमलियोरेशन का है। एमलियोरेशन लाइंग डाउन मतलब जब अस्थमा का पेशेंट डिस्निया हो रहा है, उसको पेशेंट लेटेगा तो उसको लाइंग डाउन से आराम मिलेगा, लेटने से आराम मिलेगा। सो एग्रावेशन एवल्यूएशन के साइन बहुत जरूरी है। हालांकि और मेटेरिया मेडिका में भी ये मिलते हैं, बट हम इसमें कंफ्यूज ना हो, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कंफ्यूज होंगे, हम उसको वही पढ़ लेंगे, पेशेंट वो सिम्टम बता रहा होगा, वो एग्रावेशन बता रहा होगा, हम उसको एम्बुलेशन समझ लेंगे तो मेडिसिन गलत चल जाएगी। नेक्स्ट, एक रिलेशंस से एक लाइन ले रहा हूं, ये भी सोरायनम से ली हुई लाइन है। सल्फर फॉलोज सोरायनम वेल इन मेमोरी कैंसर। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एलन की नोट जो बेसिकली है, सो एलन ने सिर्फ जो उस टाइम की मेटेरिया मेडिका थी, सिर्फ वही नहीं, बट उनके खुद के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, उनके टाइम के जो और अच्छे प्रैक्टिशनर्स थे जो होम्योपैथ थे, उनके जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंसेस एलन ने अपनी बुक में लिखे हैं। सो बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस से लिया हुआ है। सल्फर फॉलोज सोरायनम वेल इन मेमोरी कैंसर। अच्छा, ये मेरे को सिम्टम बताने का आपको ये इम्पोर्टेंस ये था कि आपको ना सल्फर में कहीं ये मिलेगा कि मेमोरी कैंसर का कुछ कोई कोई सिम्टम ऐसा नहीं मिलेगा एलेंस की नोट में, ना ही मेमोरी कैंसर से रिलेटेड कोई भी सिम्टम आपको सोरायनम में ऐसा एज सच नजर आएगा जहां पे हम कह रहे हैं कि मेमोरी कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की कहीं बात हो रही है, ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई ऐसा सिम्टम पर्टिकुलर मिल रहा है। बट जब इन जनरल सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं कि सल्फर दें या सोरायनम दें, तो इसमें सल्फर फॉलोज सोरायनम।
तो इन केस हमने सुरानम पहले दी, अब उसका एक एक्शन था जितना उसने किया, उसके बाद में सल्फर उसको फॉलो करती है, यानी कि सल्फर उसका काम पूरा करेगी। तो पहले हमने मेमोरी कैंसर के केस में सिम्टम्स सिमिलैरिटी के बेसिस पे सुरानम दे दी, अब उसके बाद में हम सल्फर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये ऐसे रिलेशन में बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं, जैसे कई बच्चे हैं जो कि बीएचएमएस वगैरह कर रहे हैं, तो जो लोग एआईपीजीटी वगैरह की तैयारी करते हैं, या फिर बीएचएमएस एमडी हैं जो लेक्चरर की या पीएससी की एमओ वगैरह की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सिम्टम बहुत जरूरी होता है। जो जो जनरली मेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो रिलेशन सेक्शन से बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, हमने बहुत बार, इवन मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था, जब तैयारी कर रहा था, तब भी मेरे को भी ध्यान में ये सिम्टम तब भी आया था। एक ये भी इसका कारण रहा कि मैंने इस सिम्टम को यहाँ पे डाला, कि हम इन जनरल जब पढ़ते हैं तो इस सिम्टम पे, ऐसी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एंड इवन इन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक और हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम में रिलेशन में लिखा हुआ है, नेट्रम्योर फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉटराइजिंग विद नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। सो बेसिकली क्या होता है, जो वॉट्स होते हैं, वॉट्स, सो वॉट्स को सिल्वर नाइट्रेट से जला दिया जाता है, दैट मेथड इज कॉल्ड कॉटराइजेशन। सो जब वॉट्स को सिल्वर नाइट्रेट से जला दिया गया, कॉटराइज कर दिया गया, जलने के बाद बैड इफेक्ट, सो एक्चुअली जब वो वॉट्स तो जल जाते हैं, बट उसकी वजह से वो डिजीज सप्रेस होने के बाद में पेशेंट को और वॉट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, या फिर हो सकता है कोई और बीमारी उसके सप्रेशन की वजह से आ रही। बेसिकली वो वॉट्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। जब एक या दो वॉट आया, उसको पेशेंट ने जलवा दिया सिल्वर नाइट्रेट से, तो बहुत सारे और वॉट्स बनने लग जाते हैं। तो वहाँ पे नेट्रम्योर इज द मेडिसिन। ऐसे जब हम नेट्रम्योर पढ़ेंगे तो नेट्रम्योर में भी लिखा हुआ है फॉर द बैड इफेक्ट्स, सो अलग अलग लिखे हुए हैं। उसमें एक पॉइंट और है, for the bad effects of cauterization of all kinds with the silver nitrate। तो सेम सिम्टम जो हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम के रिलेशन में पढ़ा, कि सिल्वर नाइट्रेट के कॉटराइजेशन के बाद में हम नेट्रम्योर यूज कर सकते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स में हम नेट्रम्योर यूज कर सकते हैं, तो सेम यहाँ पे भी लिखा है नेट्रम्योर में कि फॉर द बैड इफेक्ट्स, किसका बैड इफेक्ट, सिल्वर नाइट्रेट से जो कॉटराइजेशन किया उसके बैड इफेक्ट में हम नेट्रम्योर यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज, हम जब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, हम सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री या हिस्ट्री टेकिंग की बात नहीं करते, वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन का बहुत रोल है, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सो एज अ होम्योपैथ क्या हमें वो सिर्फ डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, या एज अ होम्योपैथ भी उसका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में कोई रोल है? तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम में बोल्ड में लिखा है, अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टम। सो जब हम पेशेंट से पूरी हिस्ट्री ले ली हमने, हिस्ट्री लेने के बाद में हम मेडिसिन सिलेक्शन पे जाएंगे, बट हम जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, हम जब तक उसको बोलेंगे नहीं भाई आपकी टंग हमारे को एग्जामिन करनी है, कैसी आपकी जीभ कैसी दिख रही है हमें दिखाओ, तो वहां पे अगर हमें थिक मिल्की वाइट कोटिंग मिल रही है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हालांकि और भी मेडिसिन में ये सिम्टम है, बट ऐसा थिक मिल्की वाइट कोटिंग नहीं है। वाइट कोटिंग मिलेगी, बट थिक मिल्की वाइट कोटिंग इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रिस्क्राइब एंटीम क्रू। असली ये देखिए बोल्ड में भी लिखा हुआ है, की नोट भी है और बोल्ड में भी लिखा हुआ है कि थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन दी टंग। सो बेसिकली जीआई कंप्लेंट्स बहुत सारी होती हैं, उन जीआई कंप्लेंट्स के साथ है। एंड ऑलवेज टंग हमारे और भी बहुत सारी मेडिसिन में दिया हुआ है, जैसे कि रेड टिप टंग है रस्टॉक्स की, स्ट्रॉबेरी टंग है बेलेडोना की, वैसे ही रेड फायरी टंग हमारे पास में पायरोजन में भी है। ठीक है, ऐसे अलग अलग हमारे को टंग के बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं। सो हमेशा टंग जो है वो आपके जीआईटी के मिरर की तरह काम करती है। इफ यू आर हैविंग एनी जीआई डिस्टरबेंस, योर टंग विल टेल इट। आपके टंग पे कुछ ना कुछ ऐसी जैसे थिक वाइट कोटिंग हो गई है, ऐसे कुछ ना कुछ फीचर मिलेगा। ठीक है। सो एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट, इसका हमने एक एग्जांपल लिया। नेक्स्ट हायोसेमस निगर। हायोसेमस निगर हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास में, हालांकि इसमें कंपैरिजन में और बहुत सारी मेडिसिन आती है, बेसिकली मैं इसमें एक सिम्टम की बात कर रहा हूँ, वो है कफ एग्रावेशन लाइंग डाउन। कफ एग्रावेशन लाइंग डाउन, ड्राई स्पाज्मोटिक कफ एट नाइट वर्स लाइंग डाउन। पेशेंट जैसे ही लेटता है
और हम इसमें ड्रोसेरा, बेलेडोना, हायोसमस ये मेडिसिन कंपैरिजन में आती है कि पेशेंट का हेड जैसे ही पिलो को टच करता है उसको खांसी होने लग जाती है। एज सून एज द पिलो टचेज द हेड, सॉरी हेड टचेज द पिलो, जैसे ही पेशेंट लेट रहा है उसका हेड पिलो को टच कर रहा है, पेशेंट को खांसी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हायोसमस में एक खास चीज है, एज इफ यूविला वर टू लॉन्ग। बेसिकली ये बोरिक मीटर मेडिका से लिया हुआ है, ये आपको एलन में नहीं मिलेगा, इसके लिए बोरिक आपको रेफर करनी पड़ेगी। वहां पे लिखा हुआ है यूविला इलोंगेटेड, बोरिक मीटर मेडिका में लिखा है साफ साफ यूविला इलोंगेटेड। So dry spasmodic cough at night, worse lying down, better sitting up from itching in the throat as if uvula were too long. सो हायोसेमस के पेशेंट में क्या हो रहा है, यूविला इलोंगेटेड है, इतना लंबा हो गया है कि जैसे ही पेशेंट लेटता है और वो उसके थ्रोट पे टच करेगा वहां पे एक सेंसेशन होगा, टिकलिंग सेंसेशन होगा, या उस इलोंगेटेड यूविला की वजह से ईचिंग होगी और पेशेंट को रिफ्लेक्स में खांसी शुरू हो जाएगी, कफ शुरू हो जाएगा। सो दैट इज हायोसेमस निगर। सो ये कैसे पता पड़ेगा आपको, आप एग्जामिनेशन करोगे, आप थ्रोट एग्जामिनेशन करोगे, पेशेंट का यूविला इलोंगेटेड होगा तो आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होगे कि दिस इज यूविला इलोंगेटेड, इसकी वजह से पेशेंट लेट रहा है तो उसको खांसी हो रही है। सो हायोसेमस इज द मेडिसिन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे, लेथायरस सटाइवस। अगेन ये भी आपको एलेंस की नोट में नहीं मिलेगी, ये बोरिक मीटर मेडिका में मिलेगी। लेथायरस सटाइवस, इसमें सिम्टम है रिफ्लेक्सेस ऑलवेज इंक्रीज। रिफ्लेक्सेस बेसिकली यहाँ पे डीटीआर की बात कर रहा है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। पेशेंट हमारे पास आता है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पेशेंट लेकर आता है या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज लेके आ रहा है, तो वहां पे हम जब एग्जामिन करेंगे, रिफ्लेक्सेस एग्जामिन करेंगे तो रिफ्लेक्सेस इंक्रीज्ड मिलेंगे, या हम बेसिकली उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सेस एक्स एग्रीगेटेड। सो एक्स एग्रीगेटेड रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज्ड है, मेडिसिन इज लेथायरस सटाइवस। नेक्स्ट चलिए कुछ डिजीजेस जो हैं उनको हम कोरिलेट करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे हैं, बेसिकली माइस्थीनिया ग्रेविस। जब हम माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ते हैं तो उसमें इट इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की डिजीज है, जहाँ पे एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो एस्टाइल कोलिन तो है बट वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रही और उसकी वजह से सिम्टम आ रहा है, पेशेंट्स प्रेजेंट विद टॉसिस, डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन, there's डिफिकल्टी इन च्यूइंग और स्वेलोइंग, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज है, लिम्ब वीकनेस है, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं इन्हीं कंडीशंस का, जहाँ पे मसल वीकनेस है, किसी भी वे में मसल वीकनेस हो रही है क्योंकि एस्टाइल कोलिन नहीं जा पा रहा, तो वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं जा पा रही कि एक्शन क्या करना है, तो वहां पे मसल वीकनेस दिख रही है। So weakness may remain localized to a few muscle groups or may become generalized। ठीक है, सो इसमें हमारे पास मेडिसिन है जेल्सीमियम। जब हम जेल्सीमियम में सिम्टम पढ़ेंगे और जो हमने माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम पढ़े हैं वो आपको कहीं ना कहीं मैच करेंगे, जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम विद एंटायर मोटर पैरालिसिस। सो जैसा कि हम जेल्सीमियम पढ़ते हैं, जेल्सीमियम में हमारे पास है 3D&T, है ना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और ट्रेम्बलिंग है, ठीक है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग। और यहाँ पे क्या है, पैरालिसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन जेल्सीमियम, वो एक्ट ही वहीं कर रही है। सो कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम है वो रिलैक्स हो गया है, उसका प्रोस्ट्रेशन हो गया है और पैरालिसिस हो गया है, तो वो प्रॉपर मसल्स काम नहीं कर रही, राइट। वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग, वीकनेस है, ट्रेम्बलिंग है, ऑफ टंग, ऑफ हैंड्स, लेग्स, ऑफ द एंटायर बॉडी। एंड क्या है, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, कंफ्यूज्ड है, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। मतलब आप चाह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, आप अपनी मसल से जो काम कराना चाह रहे हो, जो आपकी वॉलेंटरी मसल्स हैं,
आप जैसा चाह रहे हो, बट मसल्स आपकी बात नहीं मान रही, देर इज लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। द रीजन बीइंग पेशेंट माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट हो सकता है कि उसका प्रॉपर जो एस्टाइलकोलिन है वो आगे नहीं जा पा रहा, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो वो इन्फॉर्मेशन आगे जा ही नहीं रही कि करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, और देखिए इसमें हमारे को क्या मिल रहा है, सुटोसिस, आईलिड्स हैवी, पेशेंट कान हार्डली ओपन देम। माइस्थीनिया ग्रेविस का सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो टॉसिस होता है। बच्चे में आप डायग्नोस करोगे, माँ बोलेगी ये खेल के आता है, थोड़ा सा खेलता है, धीरे धीरे करके थक जाता है, थकान हो जाती है, और बहुत बुरी थकान हो जाती है, इसकी मसल्स बिल्कुल एकदम वीक हो जाती है, बिल्कुल ये कुछ काम नहीं कर पाता। दिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस। सो टॉसिस है, आईलिड्स हैवी हो गई है, पेशेंट कैन हार्डली ओपन देम, पेशेंट उनको ओपन नहीं कर पा रहा क्योंकि एक्टिविटी ही नहीं हो पा रही है, मसल्स विल को ओबे नहीं कर रही, जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा। देन डबल विजन है, डिप्लोपिया। सो जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं वो मसल्स अफेक्ट हो गई हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रही, सो डबल विजन, डिप्लोपिया हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे, जीबी सिंड्रोम। जीबी सिंड्रोम, दिस इज ग्यूलिन बेरे सिंड्रोम। ग्यूलिन बेरे सिंड्रोम, जीबीएस बेसिकली एक तरीके की ऑटोइम्यून डिजीज है, पोस्ट वायरल या पोस्ट इन्फेक्शस होती है और मोस्टली बच्चों में पाई जाती है। अब इसमें क्या है वो हम इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे और इसको एक मेडिसिन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो जीबीएस मैनिफेस्ट एज अ रैपिडली इवॉल्विंग ए रिफ्लेक्सिक मोटर पैरालिसिस with or without sensory disturbance. The usual pattern is an ascending paralysis that may be first noticed as rubbery legs. Weakness typically evolves over hours to a few days. The main complaint is of weakness that varies widely in severity in different patients and often has a proximal emphasis and symmetric distribution. It usually begins in the legs, spreading to a variable extent, but frequently involving the arms and often one or both sides of the face. The muscles of respiration or deglutition may also be affected. So जैसा मैंने आपको बताया, बेसिकली जीबीएस में, गुलिन बेरे सिंड्रोम में पैरालिसिस हो रहा है। पैरालिसिस कैसा है, सो असेंडिंग पैरालिसिस है, नीचे से स्टार्ट होता है, लेग से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ऊपर आएगा तो ऊपर की मसल्स भी अफेक्ट होंगी, और ऊपर आते आते फिर ये एट लास्ट क्या करता है, रेस्पिरेटरी और डिग्लूटिशन की मसल्स को भी अफेक्ट करता है। हालांकि क्योंकि देखिए रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्ट हो रही है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो उसको आप एडमिट करेंगे, आपको उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाना पड़ेगा या फिर ऑक्सीजन एड देनी पड़ेगी। पेशेंट हाँ रिकवर भी कर जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, बट कभी कोई पेशेंट नहीं रिकवर कर पाता है तो उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट पैरालिटिक कुछ ना कुछ उसमें डेफिशिएंसी रह जाती है। और या फिर अगर इसमें हम डेथ की बात करें तो पेशेंट की डेथ जो होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो अफेक्ट हो गई हैं, उनका पैरालिसिस हो गया है, पेशेंट को डिस्निया होता है, प्रॉपर सांस नहीं आ पाती तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, इसकी वजह से डेथ होती है। तो चलिए मेडिसिन की इसमें बात करते हैं। मेडिसिन है कोनायम मैक, कोनायम मैक्यूलेटम। ये आपको बोरिक मटेरियल मेडिका में मिलेगी, एलेंस की नोट में भी है, बट ये सिम्टम आपको एलेंस की नोट में नहीं मिलेंगे। इसमें बेसिकली जो सेकंड पॉइंट मैं पढ़ूंगा, द असेंडिंग पैरालिसिस इट प्रोड्यूसेस, तो हम जीबी सिंड्रोम में भी असेंडिंग पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, हमने वहां पे भी यही बात किया कि लेग से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ चल रहा है। द असेंडिंग पैरालिसिस इट प्रोड्यूसेस एंडिंग इन डेथ बाय फेलियर ऑफ रेस्पिरेशन। सो डेथ हो जाएगी पेशेंट की, तो कब होगी, क्यों होगी, फेलियर ऑफ रेस्पिरेशन, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। शोज द अल्टीमेट टेंडेंसी ऑफ मेनी सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रूविंग्स फॉर विच कोनायम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी, such as difficult gait, trembling, sudden loss of strength while walking, painful stiffness of legs, etc. So बोल रहा है पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस होगा, लेग से स्टार्ट हो रहा है, चलने में दिक्कत होगी, डिफिकल्ट गेट है, ट्रेम्बलिंग होगी, चलने के टाइम उसको स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ खत्म हो गई, फुल स्टिफनेस हो गया है, धीरे धीरे वो पैरालिसिस ऊपर आएगा और पेशेंट की डेथ किससे हो सकती है, फेलियर ऑफ रेस्पिरेशन की वजह से। तो सेम जो हम ग्यूलिन बेरे सिंड्रोम में बात कर रहे हैं
वही चीज हमारे को कोनायम मैक में देखने को मिल रही है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमारे को जब तक हम मिट्रिया मेडिका को प्रैक्टिस और मेडिसिन से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे तब तक थोड़ा इजी हो जाती है चीजें, अगर हम कोरिलेट कर पा रहे होते हैं तो। ठीक है, और प्रैक्टिस करने में भी इजी रहती है, और यहीं से थेरापेटिक्स निकल के आती है। जो हम थेरापेटिक्स की बात करते हैं वो थेरापेटिक्स इसी तरीके से निकल के आती है। नेक्स्ट चलिए एक सिम्टम और देखते हैं एल्यूमिना का। एल्यूमिना में एक सिम्टम दिया हुआ है, इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आईज ओपन। पेशेंट चल नहीं पाता एक्सेप्ट विद द आईज ओपन। आईज ओपन है, पेशेंट चल पा रहा है, बट आईज ओपन नहीं है तो नहीं चल पा रहा। एंड इन द डे टाइम टॉटरिंग, टॉटरिंग मतलब गिरने वाला है, गिर सकता है ऐसा। एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आईज, एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आईज, तो जैसे ही आंखें बंद होती है पेशेंट की तो वो गिर जाता है। सेम सिम्टम एल्यूमिना में जो दिया हुआ है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम और जेल्सीमिया में भी है। कौन सा? फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आईज, जब आंख बंद करेगा तो पेशेंट गिर जाएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या देखते हैं? दिस इज कॉल्ड अ रॉम्बर्ग्स टेस्ट। अभी कहीं मिट्रिया मेडिका में आपको नहीं मिलेगा ये लाइन, जो है ये सेम एलेंस की नोट में से ली गई है, बट कहीं किसी मिट्रिया मेडिका में ये चीज नहीं मिलेगी कि ये बेसिकली रॉम्बर्ग्स टेस्ट है। क्या होता है ये रॉम्बर्ग्स टेस्ट? हम क्या करते हैं, ask the patient to stand erect with feet together and eyes closed। हम पेशेंट को बोलते हैं आप खड़े होइए, पैर आपके जोड़े रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। स्टैंड क्लोज बाय एज अ प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द पर्सन टू फॉलिंग ओवर। जब हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप खड़े होकर आंखें बंद करिए, तो पेशेंट के पास में हमें खड़े रहना है कि पेशेंट अगर गिर जाएगा तो उसको पकड़ने, कोई और इंजरी ना हो जाए। So Romberg's test is positive if the patient falls while the eyes are closed। Romberg's test पॉजिटिव है। कब बोलेंगे हम Romberg's test पॉजिटिव है? जब पेशेंट की आंखें बंद हो और वो गिर जाए। हम पेशेंट को हमने बोला आंखें बंद कीजिए, खड़े हुए आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करी और पेशेंट गिर गया। सो while the eyes are closed, patient falls while the eyes are closed, तो जैसे ही आंखें बंद कराएंगे पेशेंट गिर जाएगा, तो मतलब Romberg's टेस्ट पॉजिटिव है। It shows that the patient is either suffering from vestibular disorder or a proprioceptive dysfunction। So basically vestibule और proprioception ये basically balancing बनाते हैं पेशेंट की, सॉरी पर्सन की। नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हम बात करें तो वेस्टिबुलर या फिर प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? बैलेंसिंग बना रहे हैं। आप खड़े हो, आपका बॉडी का पार्ट कहाँ है ये आपको ये एहसास दिलाते हैं। तो अगर पेशेंट का, अच्छा बैलेंसिंग सेरेबेलम भी बनाता है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर सेरेबेलम में इशू आ रहा है जैसे सेरेबेलर एटेक्सिया है तो पेशेंट खुली आंखों से भी गिर जाएगा, उसमें आंखें बंद कराने की जरूरत नहीं है। सेरेबेलर एटेक्सिया इशू है तो पेशेंट का बैलेंस खुली आंखों से भी नहीं बनेगा। ठीक है, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर और इन प्रोप्रियोसेप्टिव डिसफंक्शन, पेशेंट जैसे ही आंखें बंद करेगा पेशेंट गिर जाएगा। दिस इज रॉम्बर्ग्स टेस्ट पॉजिटिव हमारे को देखिए एल्यूमिना, अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड जेल्सीमम में भी मिल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। सो और किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश की है इसको समझाने की, इजी करने की कोशिश कि सबको समझ में आए। बहुत अच्छा आपने बताया। ये डॉक्टर, आपका एक्सप्लेनेशन प्लस ये बहुत ही माइन्यूट स्टडी है। आपने, मैं जो पढ़ने का जो स्टाइल है ना, ये लोगों को सीखना पड़ेगा। आपने, आपके सेशन का एक प्रमुख जो मैसेज जा रहा है वह लोग कैसे मेट्रिया मेडिका को पढ़ें और उसको को रिलेट करें। तो ये मैं तो देख रहा हूँ कि आपने जिस तरह से बताया वो काफ़ी ही अच्छा स्टाइल है और इसे सभी को लाभ होगा, है ना। सभी को अगर इस तरह से पढ़ना सीखें, मैंने हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ने का बड़ा ओवरव्यू है, जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे लाइन बाय, तो आपको पूरा मैसेज नहीं मिल पाता है जो उसमें कम्युनिकेट करना चाहता है ऑथर, जो बोलना चाहता है वो नहीं कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन आप कॉमा फुल स्टॉप को ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो आपको और कॉमा फुल स्टॉप का पर्पस भी यही है, सेमीकोलन का यूज करना, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं इसका भी पर्पस तो यही ना है कि हम कहाँ पर रुके, कहाँ पर कैसे ध्यान दें, कहाँ पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपने किया। और भी कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? आपके पास में कोई समय है अभी हमारे पास में 5 6 7 मिनट?
ये डॉक्टर छाबड़ा सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक और कुछ एग्जाम्पल दीजिए। लोग कुछ क्वेश्चंस नहीं किए हैं अभी तक। जी सर, इसके अलावा अपन और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सर हम एपिलेप्सी बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग जब केस चेकिंग भी करते हैं तो हम लोग केस चेकिंग कर रहे हैं, जो हमने सोच यस। लिया कि हमारे को ये पूछना है। बट जब हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज मिलती है तो हम उस पर्टिकुलर डिजीज के हिसाब से भी केस चेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको ल्यूकोरिया का देना चाहूंगा। एक मिनट सर। बेसिकली वैसे हम टर्म यूज करते हैं ल्यूकोरिया, बट ल्यूकोरिया देखिए, ल्यूको मीन्स वाइट, रिया मीन्स डिस्चार्ज है। सो ल्यूकोरिया को हम यूज करते हैं कि कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो वेजाइना से हो रहा है, राइट। बट इट शुड बी कॉल्ड डीपीवी, डिस्चार्ज पर वेजाइनम, पहली चीज। अच्छा, हमारी मेडिसिन सिलेक्शन में जब डीपीवी हमारे पास कोई पेशेंट लेके आ रहा है तो हमारे मेडिसिन में बहुत सारी चीजें, मैं अभी एक कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, अगर कोई चाहता हो तो उनको नोट भी कर सकता है। बेसिकली ये पूरा मैंने स्टडी करके और उसके बाद निकाला हुआ है। हम जब मेडिसिन में बात करते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें आती हैं कि थिन डिस्चार्ज है, थिक डिस्चार्ज है। जैसे एल्यूमिना की बात करें तो पेशेंट का डिस्चार्ज इतना थिन है कि वो हील्स तक जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स जो हम बेसिकली क्या है कि डिजीज के हिसाब से, पेशेंट को क्या डिजीज है, पेशेंट क्या हिस्ट्री लेके आया है, तो उसके हिसाब से हम उसको क्या क्या चीजें पूछनी है वो हमको अलग अलग डिजीज में, अलग अलग सिम्टम्स में हम उसको अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे डीपीवी में सबसे पहली चीज कलर। जरूरी नहीं कि व्हाइट डिस्चार्ज हो, व्हाइट डिस्चार्ज मोस्टली फिजियोलॉजिकल होता है। के अलावा येलो डिस्चार्ज हो सकता है, ब्राउन होता है, पिंकिश हो सकता है। इवन हमारी एक मेडिसिन है, हालांकि मेरे को आज तक ये सिम्टम नहीं मिला और इसका क्या पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिलेशन है, बट एम्बराग्रीसिया में ब्लू डिस्चार्ज भी दिया हुआ है ल्यूकोरिया का। सो कलर इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज एक्रिड और ब्लैक। भाई ल्यूकोरिया किस तरीके का है, एक्रिड है या, जैसे हम और मेडिसिन में हम बात करते हैं लेक्राइमेशन या नेजल डिस्चार्ज, वहां पे भी हम बात करते हैं कि एक्रिड है, तो ल्यूकोरिया भी एक्रिड हो सकता है कि उससे जलन हो रही है, या ब्लेंड ल्यूकोरिया है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, थिन है ल्यूकोरिया या थिक है, कैसा डिस्चार्ज है, थिन डिस्चार्ज है या थिक डिस्चार्ज है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वांटिटी, प्रोफ्यूज है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ रही है, या स्कैंटी है। देन इसके अलावा स्टेनिंग विद कलर, वॉश और नॉट। ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट से हम पूछ सकते हैं कि जो ल्यूकोरिया है वो स्टेन कर रहा है, क्या कोई कपड़ों पे दाग छोड़ के जाता है, और दाग छोड़ता है तो किस तरीके का दाग छोड़ता है। और एक चीज, इट इज इजी टू वॉश और नॉट, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन है लाइक इन मर्क्यूरियस। हम मर्क्यूरियस की बात करते हैं। मर्क्यूरियस में सिम्टम है कि पेशेंट का ल्यूकोरिया जो है वो स्टेन करता है और वो इजीली वॉश नहीं हो पाता। इसके अलावा ईचिंग, क्या पेशेंट को ईचिंग हो रही है, क्या उससे लिकोरिया टच हो रहा है तो लिकोरिया के से ईचिंग हो रही है, उसकी वजह से ईचिंग हो रही है वल्वर रीजन में, विजाइना में। और इसके अलावा ऑर्डर, ऑर्डर मींस सॉरी, ये डॉक्टर इनका डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हम लोगों ने काफी कुछ इसमें देखा है और शायद हाँ ज्वाइन हेलो। कर दिए हैं। हाँ जी हाँ। जी सर। या जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ऑर्डर की। ऑर्डर मींस स्मेल, भी किस तरीके की स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, और आ रही है तो किस तरीके, अगर पेशेंट एक्सप्लेन कर पा रही है तो ठीक है। देन रिलेशन विद मेंसेस, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हमें मिलेगी जिनमें ये दिया हुआ है कि मेंसेस से पहले है, मेंसेस के दौरान है, या फिर मेंसेस के बाद है। इवन कुछ मेडिसिन में, इवन एलेंस की नोट में ही हमारे को ये भी लिखा है इंस्टीड ऑफ मेंसेस। मेंसेस की डेट आनी थी, सपोज 16 जैन है, 16 जैन को मेंसेस आने चाहिए थे, जो एक प्रॉपर साइकिल चल रही है उसके हिसाब से, बट मेंसेस नहीं आए, ल्यूकोरिया हुआ। उसके ऊपर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन रिलेशन विद बैकएक, हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें पेशेंट को ल्यूकोरिया के टाइम, डीपीवी के टाइम में बैकएक हो रहा है, सीवियर बैकएक हो रहा है, वो किस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, किधर से किधर जा रहा है, इसके लिए भी हमारे पास सीपीआर, सबाइना, ये मेडिसिन हैं। देन क्या ल्यूकोरिया जो है वो स्टिकी है, चिपचिपा है, चिपक रहा है,
क्या हॉट लिकोरिया है, फॉर एग्जांपल बोरेक्स की हम बात करें, सो बोरेक्स में हॉट लिकोरिया दिया हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे गर्म पानी बह रहा हो, हॉट लिकोरिया। देन मोडेलिटीज, एग्रावेशन, एम्लियोरेशन, ये हालांकि ये हमारे को हर जगह इंपॉर्टेंट है कि कब ज्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, किसी टाइम ज्यादा हो रहा हो, किसी वजह से ज्यादा हो रहा हो, कुछ खाने पीने से ज्यादा हो रहा हो, किस चीज से आराम आ रहा हो, अच्छा ठंडा पानी लगाने से ठीक हो रहा हो, उसके बाद में नहीं होता हो, आपका तो सर ऐसे कुछ भी आपने एक्सप्लेन मोडेलिटीज कर है रहे हैं। वो हमें। हाँ, हम लोग अब थोड़ा सा जी सर। अब हम लोग का समय थोड़ा सा पूरा हो रहा है ना? तो मैं जी सर। सर हाँ, एक पॉइंट और रह गया, या इसमें एक हाँ पॉइंट और मैं ऐड बताइए। करूंगा। इसमें एक चीज और, हमारे को कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, हम डीपीवी की बात करेंगे तो, क्योंकि कई पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद में डीपीवी होता है। तो बस इसी के साथ मैं पूरा करूंगा, ये लास्ट पॉइंट एक बचा था। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। डॉक्टर छाबड़ा सर। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर आइए, कोई एक टॉपिक लेकर के मैं आपसे बात कर लूंगा आपसे सेशन जी के सर। लिए। और आपसे श्योर। एक, क्योंकि आपका स्टाइल जो है, प्रेजेंटेशन स्टाइल, आप एल.आर. शाह कॉलेज में हैं, जी सर। अरविंद भट्ट जी हैं वहाँ पर ना? जी सर। जी सर, हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं उस कॉलेज में गया हूँ। मेरी उस कॉलेज के जो प्राइमरी जो उसका जब ये हुआ था, उसका क्या कहते हैं, परमिशन की बात थी, फर्स्ट परमिशन वो मेरे हाथ से हुआ है आपके कॉलेज का। जी जी सर। ठीक है, तो हम लोग का समय पूरा हो गया है और ठीक सर, हम लोग थैंक इस यू। समय सेशन को समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग मूव करते हैं। So thank you, Dr. Chabra. And now we are moving towards the English session. And session is handed over to Dr. Dhanesh for his English session, and the speaker will be Dr. N.C. Dhole from Hyderabad. So now you can join, you can start your session now, Dr. Dhole. Yeah, Dr. Dhanesh.